गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ धौलपुर। बीए तृतीय वर्ष में सेकंड पेपर भारत भूगोल के अंतर्गत हम भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का जो सबसे पहला टॉपिक है वही है। इसमें मैंने आपको 3 भौतिक स्वरूप, हिमालय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया है। आज के अब इस लेक्चर में हम लास्ट जो चौथा भौतिक स्वरूप है, तटीय मैदानी भाग और द्वीप समूह, इसके बारे में बात करेंगे। भारत के तटीय मैदान के अंतर्गत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को शामिल किया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कोने में जो लाइनिंग वाला पूरा एरिया दिखाया गया है, ये घाट वाले क्षेत्रों को दिखाता है, जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का एरिया आता है। जो अरब सागर का तटीय क्षेत्र है, अर्थात गुजरात वाला जो एरिया है वो पश्चिम घाट है, और जो बंगाल की खाड़ी में क्षेत्र आता है, पश्चिम बंगाल के किनारे का क्षेत्र है, वो पूर्वी घाट के रूप में माना जाता है। तो पूर्व या पश्चिम के आधार पर हम इन्हें पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में पढ़ेंगे। जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ कि पूर्वी तटीय मैदान जो है वो उत्तर में ये जो उत्कल तटीय मैदानी क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के दक्षिण में कोरोमंडल तट तक होता हुआ कन्याकुमारी तक है, और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वो गुजरात में काठियावाड़ी तटीय मैदान से लेकर के मालाबार तटीय मैदान होता हुआ कन्याकुमारी तक विस्तृत है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। ये तटीय मैदान जो है वो पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा सकरा ज़्यादा है, क्योंकि इधर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा है। जितनी भी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ आती हैं वो ज़्यादा यहाँ पर विस्तृत हैं। इसका ढाल बहुत ही तीव्र है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे। तो पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनका प्रवाह भी बहुत अधिक तेज़ होता है। इसके कारण ये जो नदियाँ होती हैं वो अरब सागर में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि डेल्टा का निर्माण करने के लिए जो नदियाँ होती हैं उनकी गति कैसी होनी चाहिए, धीमी। जब नदी लास्ट में जाकर के समुद्र में मिलेगी और वहाँ उसकी गति धीमी होगी, तभी वो अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थरों को जमा कर पाएगी। तो जब ढाल बहुत ज़्यादा तीव्र होता है तो ये नदियाँ जो होती हैं वो तेज प्रवाह के कारण इनका ढाल जो होता है वो तीव्र है, जिसके कारण ये जो डेल्टाई क्षेत्र है उनका निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण ना करके यहाँ पे निर्माण होता है ज्वार नदमुख का, अर्थात ऐसे क्षेत्रों का निर्माण होता है जहाँ पर समुद्र में जो ज्वार आते हैं उनका पानी चला जाता है। मालाबार तट जो है उसका अधिकांश हिस्सा केरल में आता है, इसे केरल तट भी कहते हैं। यहाँ पर लैगून झील ज़्यादा मिलती हैं। लैगून झील क्या होती हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें एक छोटा झीलनुमा ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें समुद्र का पानी भरा हुआ रह जाता है, तो उसे हम लैगून झील कहते हैं। इसका पानी होता है खारा और समुद्र के संपर्क में ये पानी रहता है। केरल में स्थानीय रूप में जो लैगून झीलें मिलती हैं उनका स्थानीय नाम क्याल है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका विस्तार है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, और वहाँ से इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि पहला है काठियावाड़ी तटीय मैदान। ये जो काठियावाड़ी तटीय मैदान है इसका विस्तार है गुजरात से मुंबई तक। दूसरा आता है कोकण तटीय मैदान, जिसका विस्तार है मुंबई से लेके गोवा तक। और तीसरा आता है मालाबार तटीय मैदान, जिसका विस्तार है गोवा से लेकर लास्ट में कन्याकुमारी तक। तो इस तरीके से इसको पश्चिमी घाट के क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। ये जो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वार जो स्थिति है, ज्वार भाटा ज़्यादा उत्पत्ति होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर नदियों की, जैसे कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, तो इसमें आती है गुजरात में नर्मदा और तापी नदी, कर्नाटक में शरवती, गोवा में मांडवी और ज्वारी, केरल में भरतपुरा और पेरियर। ये सभी नदियाँ बहती हैं और ये ज्वार नदमुखों का निर्माण करती हैं। सेकंड आता है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान कैसा है, ढाल मंद वाला है, जिसके कारण यह नदियाँ धीमी बहती हैं, क्योंकि इधर पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार कम है और थोड़ा ही चौड़ा क्षेत्र है। तो जितनी भी समुद्र की लहरें हैं वो यहाँ पर टकराती हैं, और इनका जल जो है तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद में अनेकों छोटी छोटी धाराओं में बट जाता है।
ये जो नदियाँ होती हैं वो अपने जलोढ़ निक्षेपों को मंद गति के कारण छोड़ देती हैं, यानी कि इनके साथ जितने भी कंकड़ पत्थर बह कर के आते हैं तो नदियों का वेग कम होने के कारण ये नदियाँ तटीय क्षेत्रों में पहुंच करके उन कंकड़ पत्थरों को जमा करती हैं, जिसके कारण यहाँ डेल्टाओं का निर्माण होता है। जो पूर्वी तटीय मैदान है इसमें डेल्टाई क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि डेल्टाई मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होती है, जिसके कारण यहाँ पर धान की खेती की जाती है। जो प्रमुख क्षेत्र हैं धान की खेती के वो हैं महानदी की डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा और कावेरी नदियों का डेल्टा। पूर्वी मैदान की विस्तार की हम बात करते हैं तो उत्तर में हुगली नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है, उसकी मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। यहाँ पर लेगून झीलें कम मिलती हैं, जबकि पश्चिमी घाट पर लेगून झीलें ज़्यादा मिलती हैं। अगर हम राज्य के अनुसार इनको विभाजित करें तो उड़ीसा तट या जिसे उत्कल तटीय मैदान कहते हैं, मैंने आपको पहले चित्र में बताया है। दूसरा आता है आंध्र तटीय मैदान और तीसरा आता है तमिलनाडु तटीय मैदान या कोरोमंडल तट। ये राज्य के आधार पर तो 3 भागों में विभाजित है और वैसे 2 भागों में विभाजित है। अब हम पढ़ते हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में, जिसे भारत के भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। भारत के जो द्वीप समूह हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसमें लगभग 572 द्वीप स्थित हैं। इनमें से अधिकांश 6 डिग्री उत्तरी से 14 डिग्री उत्तरी यानी 6 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 92 डिग्री 94 मिनट पूर्वी देशांतर तक के मध्य में स्थित है। ये जो द्वीप समूह है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आता है निकोबार आइसलैंड और एक आता है अंडमान आइसलैंड। जो अंडमान आइसलैंड है उसको फिर से जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है नॉर्थ अंडमान, दूसरा आता है मिडिल अंडमान, तीसरा आता है लोअर अंडमान। इसके बाद में एक लिटिल अंडमान जो है वो भी डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से नीचे का हिस्सा है निकोबार आइसलैंड जो है कार निकोबार क्षेत्र और ग्रेट निकोबार क्षेत्र और लिटिल निकोबार क्षेत्र। तो आप देखिए इसका विस्तार भी इसमें दिखाया गया है। 92 डिग्री पूर्वी से जो है वो इसका विस्तार स्टार्ट होता है और 6 डिग्री जो है वो यहाँ इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री वाला क्षेत्र, वहाँ से जो है वो इसका एरिया स्टार्ट होता है। तो इसमें ऊपरी आ गया अंडमान समूह और नीचे का आ गया जो है वो निकोबार समूह। ये जो क्षेत्र है वो 10 डिग्री चैनल, ये मिडिल में आप देख सकते हैं, ये दोनों क्षेत्र आपस में 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए गए हैं। जो अंडमान द्वीप समूह है उत्तर से दक्षिण तक वह बांटा गया है उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में। ऐसे ही निकोबार द्वीप समूह है वो भी कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में बांटा गया है। ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर द्वीप समूह के निर्माण के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब सागर का जो जल था उसमें पर्वतीय चोटियाँ डूब गई थीं, वो डूबी हुई चोटियाँ धीरे धीरे जब बाहर प्रकट हो गईं तो वो द्वीपीय रूप में जो है वो उपस्थित हो गईं। उनसे ही इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। इनमें से कुछ छोटे ऐसे द्वीप भी हैं जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है बैरन द्वीप जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें बार बार जो है वो ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो एक केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश है। केंद्र के द्वारा ही यहाँ पे शासन स्थापित होता है। इसकी राजधानी है पोर्ट विलियर जो कि स्थित है साउथ यानी दक्षिणी अंडमान में। भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं, पत्तन हैं, उनमें से ये एक है। यहाँ पर वनस्पति मिलती है विषुवतीय प्रकार की और जलवायु भी यहाँ की विषुवतीय भूमध्य रेखीय प्रकार की है। संवहनीय वर्षा होती है अर्थात दोपहर बाद यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मी रहती है और गर्मी के कारण दोपहर बाद जो है लगभग डेली यहाँ पे बारिश हो जाती है। यहाँ पर सदाबहार वनों का विस्तार देखने को मिलता है और वर्तमान में हम बात करें तो ये एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप हो रहा क्षेत्र है।
अंडमान और जो निकोबार क्षेत्र है उसके बीच में कोको चैनल है। कोको चैनल के माध्यम से यह म्यांमार से और ग्रेट चैनल के द्वारा यह इंडोनेशिया से अलग होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लक्षद्वीप समूह, जो कि अरब सागर में स्थित है। इसका निर्माण हुआ है प्रवाल संरचनाओं के द्वारा। जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं चूने के द्वारा निर्मित, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, उनके द्वारा ये निर्मित क्षेत्र है। इसका विस्तार है 8 डिग्री उत्तरी से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्वी से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के मध्य में। इसमें द्वीपों की संख्या आती है 36, जिसमें से केवल 11 द्वीप जो है वो मानवीय अधिवास के योग्य हैं, अर्थात केवल 11 द्वीप ऐसे हैं जिनमें मनुष्य का निवास होता है। यह द्वीप जो है वो केरल के तट से 280 से 480 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में है अमीनी द्वीपी या कोनानोर द्वीप समूह, अमीनी द्वीपी या कोनारेर द्वीप समूह, ये वाला जो आता है, और दक्षिण में अमीनी द्वीपी या कोरार द्वीप समूह, और दक्षिण में है मिनिकॉय द्वीप समूह, ये वाला जो आइसलैंड क्षेत्र आता है। इसमें एक ऊपर कवेरत्ती क्षेत्र भी है जो कि इसी का एक पार्ट है। तो ये दोनों जो द्वीप समूह हैं, यानी उत्तरी क्षेत्र वाला और दक्षिण वाला, ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है, और 8 डिग्री चैनल के द्वारा जो लक्षद्वीप है उसको मालदीव से अलग किया गया है। मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है कवरत्ती। यहाँ पर बहुत सुंदर बीचेस हैं, पुलिन हैं, जिसके कारण अब वर्तमान में इसका पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्व बढ़ गया है। तो इस तरीके से ये हमारे भारत के भौतिक स्वरूप थे, जिनमें 4 प्रमुख स्वरूप थे। चारों के बारे में मैंने आपको अलग अलग लेक्चर में समझाने का प्रयास किया है। तो एक हमारा जो टॉपिक है भारत के भौतिक भू आकृतिक विभाग या भू आकृतिक प्रदेशों से संबंधित, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम नया स्टार्ट करेंगे वो है भारत की जलवायु। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे।